नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज में, जो कि एक सभी रजिस्टर्ड रिसर्च फर्म है। हम आपके लिए लेके आए हैं स्टॉकबॉक्स का बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को एनालाइज करने वाले हैं प्रॉपर्ली, उनके कॉज और इफेक्ट को इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे कि ये इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, क्या लॉजिक है और इनका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी लाइफ पर। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे शुरुआत करेंगे कि इंटरनेशनल आर्टिकल से, रशिया एंड चाइना न्यूक्लियर बॉम्बर्स पेट्रोल नियर यूएस। यहाँ पे रशिया और चाइना के जो न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं नियर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये खबर आई है इस वक्त। अगर आप देखें तो इनके जो न्यूक्लियर केपेबल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं वो यूएस स्टेट ऑफ अलास्का, अगर आप देखें अलास्का तो वो रशिया से काफ़ी पास है, रशिया से बॉर्डर भी करता है। अगर आप जो एक्सट्रीम पॉइंट देखें तो नॉर्थ पैसिफिक में एंड आर्कटिक में थर्सडे को दोनों कंट्री ने ही कहा है। और इसकी वजह से यूएस और कनाडा क्या कर रहे हैं, इन्होंने स्क्रैम्बल किए अपने फाइटर जेट्स। तो रशिया के अगर आप देखें ओवरऑल तो 295 MS बेयर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स एंड चाइनीज H6 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स इन्होंने पेट्रोलिंग में पार्ट लिया यहाँ पे। एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो यूएस जो मिलिट्री है, इनका ये कहना है कि यूएस और कनाडा दोनों के फाइटर जेट्स ने इंटरसेप्ट कर लिया था इन्हें पहले ही, चाइनीज एयरक्राफ्ट को भी, रशियन एयरक्राफ्ट को भी। और ओवरऑल इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से एयरक्राफ्ट हैं और कौन सी कंट्री के हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अभी पीसफुल ही है ओवरऑल सिनारियो। एंड इसका रशिया का भी कहना है कि इसका कोई लेना देना नहीं है जो करंट इंटरनेशनल सिनारियो, सॉरी चाइना का ये कहना है इस चीज से। आते हैं दूसरे आर्टिकल पर। एप्पल्स चाइना स्मार्टफोन शिपमेंट ड्रॉप 6.7% इन Q2। अब मैं आपको एक बैकड्रॉप दे देता हूँ। एप्पल एक्चुअली चाइना में ना सेल्स बढ़ा नहीं पा रहा था, अपनी सेल्स हो रही थी लेकिन इंक्रीज नहीं हो रही थी, ग्रोथ नहीं थी। क्यों? क्योंकि लोकल स्मार्टफोन मार्केट भी बड़ा स्ट्रांग है। हुआवे और ऑनर वगैरह जैसी कंपनीज है जो बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स बनाती है, वहाँ पे काफ़ी वो भी एडवांस्ड होते हैं। तो क्या हुआ कि एप्पल ने काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर किया चाइना में, ठीक है। इसके बाद देखा गया कि एप्पल की शिपमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी, चाइना में बहुत बढ़िया सेल्स हुई लास्ट क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे एप्पल का। लेकिन अगर फिर से अगर हम देखें, ठीक है, इस क्वार्टर तो शिपमेंट चाइना में 6.7% यहाँ पे घटा है सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में, क्योंकि इंटेंसिफाइंग कॉम्पिटिशन आ गया हुआवे से, ठीक है। जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग ये जो डिक्लाइन है ना, इसमें ये काफ़ी डिफिकल्टीज हमें देखने को मिल रही है जो टेक जायंट फेस कर रहा है अपने तीसरे सबसे बड़े मार्केट में जो है चाइना, एप्पल के लिए। यस, एंड एप्पल की जो टोटल शिपमेंट है ओवरऑल अगर आप देखेंगे 9.7 मिलियन रही, जो पहले 10.4 मिलियन यूनिट्स थी। तो इससे क्या पता लगता है हमें, सबसे पहले कि चाइना में ऐसा वेव नहीं है, एप्पल को लेके ऐसा क्रेज अब नहीं है जैसा शायद एक टाइम पे पहले हुआ करता था। एंड जो लोकल कंपटीटर्स है ना चाइना में, वो भी कैचअप कर रहे हैं। यस, दे आर कैचिंग अप, दे आर लॉन्चिंग रियली गुड स्मार्टफोन्स, बहुत ही हाईटेक स्मार्टफोन्स हैं। सो यहाँ पे अब आप कह सकते हैं कि जितने भी अमेरिकन फर्म्स हैं उनके पास स्पेशली हार्डवेयर के एस्पेक्ट्स में ना कोई बहुत बड़ा एज नहीं दिखाई देता हमें एज कम्पेयर टू द चाइनीज काउंटर पार्ट्स। येस, सॉफ्टवेयर के मामले में हो सकता है दे आर बेटर, लेट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल्स आएंगी उसके मामले में हो सकता है एप्पल बेटर हो, बट इतना बड़ा डिफरेंस शायद ना हो कि लोग उसके लिए इतना ज़्यादा पे करके और इतना ज़्यादा यहाँ पे उसके लिए क्रेजी हो जाए जैसा एक टाइम पे हुआ करता था, या स्पेशली स्टीव जॉब्स के टाइम पे एप्पल का जो क्रेज था। अगर आप देखें तो आई थिंक एवरीबडी विल एडमिट कि स्टीव जॉब्स के टाइम पे एप्पल का एक अलग क्रेज हुआ करता था जो उसके बाद हमेशा डिक्लाइन ही होता गया हर ईयर। आते हैं अगले आर्टिकल पे, ये भी चाइना से ही रिलेटेड है। मैं बता दूं, चाइना ने 1 ईयर पॉलिसी रेट को कट किया है बाई 20 BPS मोस्ट सिंस 2022। अब इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। अभी हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से चाइना में ना डेटा बड़ा खराब आ रहा है, ग्रोथ ही नहीं हो रही है। अगर आप देखें ओवरऑल लोग पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, कंपनीज के प्रॉफिट नहीं ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, तो हर जगह से चाइना परेशान है कोविड के बाद से। तो अब यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े वादे किए हैं, कहा है कि हम पूरी तरीके से पॉलिसी को रिफॉर्म कर देंगे, चाइना की पॉलिसीज को रिफॉर्म कर देंगे। तो सबसे पहला कदम इन्होंने उठाया है कि लोन को सस्ता कर दिया। यस, जितनी भी अगर आप देखें लोन्स हैं अब चाइनीज मार्केट में क्या चाह रहे हैं कि लोन को सस्ता कर दें। अगर लोन सस्ता हो जाएगा लोग लोन ज़्यादा लेंगे, बिजनेसमैन भी लोन ज़्यादा लेंगे, हो सकता है इससे कंजम्पशन बढ़ जाए लोगों का, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए ऑफकोर्स, राइट। तो थोड़ा डिमांड भी पिकअप हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेडली इन्होंने लोअर कर दिया है रेट को बाय ऑफ 1 ईयर पॉलिसी बाय मोस्ट सिंस अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 जो कोविड का टाइम था, जब पूरी दुनिया रेट कट कर रही थी, तब से लेके चाइना ने अभी सबसे बड़ा रेट कट किया है अगर आप देखें रिसेंटली।
तो इन्होंने 20 बेसिस पॉइंट मतलब 0.2% से रेट को कट किया है ओवरऑल। तो चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ केम इन वर्स देन एक्सपेक्टेड, यहां पे लिखा है वर्स देन एक्सपेक्टेड इन द सेकेंड क्वार्टर। अगले आर्टिकल पे बात करते हैं बोइंग की। बोइंग मैं बता दूं, जितने भी एयरलाइंस आप देख रहे हैं दुनिया में, ठीक है, एयरलाइन कंपनीज हैं जैसे कि इंडिगो है इंडिया में, स्पाइस जेट है, या फिर बाहर भी देखिए लुफ्थांसा से लेके यूनाइटेड एयरलाइंस, जितने भी कंपनीज हैं, इन ये एयरलाइंस बनाती नहीं है, राइट, ये उड़ाती हैं, ये सर्विस देती हैं आपको, बट बनाता कौन है दुनिया में? बोइंग, दुनिया की सबसे बड़ी एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा है एयरबस, दूसरी कंपनी। लेकिन इस वक्त बोइंग बहुत बड़े स्कैंडल में है। मैं बता दूं, यहाँ पे कई सारे डिफेक्ट्स इनके एयरप्लेन से मिल रहे हैं, कई सारे इन पे फ्रॉड के भी चार्जेस लग गए हैं, ठीक है। और बोइंग ने फाइनलाइज किया है और प्ली किया है गिल्टी, खुद एडमिट किया दैट दे आर गिल्टी ऑफ क्रिमिनल फ्रॉड कंस्पिरेसी चार्ज। एंड इन्होंने कहा है कि ये $243 मिलियन पे करेंगे आफ्टर ब्रीचिंग अ 2021 एग्रीमेंट। 2021 का एक एग्रीमेंट था जो इन्होंने ब्रीच किया यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ इन्होंने। तो जो प्लेन मेकर है, इन्होंने अलाउ किया पोटेंशियली रिस्की वर्क फैक्ट्रीज में, और ये भी इंश्योर नहीं किया कि जो एयरप्लेन रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो एक्यूरेट हो या कंप्लीट हो। तो काफ़ी सारे ओवरऑल वायलेशंस किए हैं इन्होंने। और इनके अगर आप देखें एक्सीडेंट्स, तो कितने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बोइंग के प्लेन्स के साथ। ओवरऑल कितने सारे पार्ट्स में प्रॉब्लम आ जा रही है, कितनी सारे, कहीं हम देख रहे हैं कि कहीं दरवाज़ा ही खुल के उड़ जा रहा है, कहीं पे खिड़की उड़ जा रही है। तो इस तरीके की क्वालिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू बोइंग। साउथ कोरिया में कट इनहेरिटेंस टैक्स इन फर्स्ट रिवीजन सिंस 2000। साउथ कोरिया ने थर्सडे को प्रपोज किया है टैक्स कट, ठीक है। और मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं साउथ कोरिया का टैक्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, हिस्टोरिकल चीज हो रही है यहाँ पे। इन्होंने कहा कि ये ब्रॉडर पुश देना चाहते हैं अपने डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट को, ठीक है। फॉलिंग बर्थ रेट भी है, यस, साउथ कोरिया जापान इन दोनों जगहों पे लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, यूजुअली शादियां भी नहीं कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग। तो दुनिया के सबसे कम में से एक है यहाँ पे एक्चुअली बर्थ रेट ओवरऑल। तो इन्होंने क्या कहा कि हम कॉर्पोरेट वैल्यू अप प्रोग्राम करेंगे, मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये लोअर करेंगे इनहेरिटेंस टैक्सेस को, जो कि 2000 ईस्वी से लेकर अभी तक सबसे पहला रिवीजन होगा पिछले 24 साल में। एंड जो टैक्स रेट है इस वक्त 50% है। तो मतलब आप जितनी भी प्रॉपर्टी बनाते हैं साउथ कोरिया में, अगर आपके बच्चे उसे इनहेरिट करें तो 50% उसमें सरकार को चला जाता है, ठीक है। अगर आपका ओवरऑल नेटवर्थ $2.17 मिलियन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसे 40% करना चाहते हैं यहाँ पर। तो हमें देखना होगा कि किस तरीके से लोगों का रिएक्शन होता है। आई थिंक लोग तो खुशी होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो इसको अपोज करे। आता है एक दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। अब ये रिलेटेड है इंडिया से। इंडिया में हैव अ डेंगू वैक्सीन बाय 2026 IIL। बहुत ही ऑफकोर्स ये पॉजिटिव न्यूज़ है, मैं ये कहूँगा। इंडिया के पास डेंगू वैक्सीन आ सकती है बाय 2026। ये कहना है एक टॉप वैक्सीन मैन्युफैक्चरर का। अगर आप देखें यहाँ लिखा है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर IIL, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स। सो यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स हैं, सेवरल प्लेयर्स जिन्होंने हाथ मिलाया है खुद से, एंड इन्होंने इस रेस में पार्टिसिपेट किया है जहां ये डेवलप करेंगे कंट्री की पहली वैक्सीन अगेंस्ट मस्कीटो बॉर्न डिजीज, जिसमें लास्ट ईयर 485 लोगों की जान गई थी। एंड मैं बता दूं, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में भी ओवरऑल अगर आप देखें तो डेंगू से कई लोग मरते हैं, स्पेसिफिकली डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जहां मस्कीटो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अगर आप अफ्रीका देखें तो वहां तो मलेरिया से भी कई लोगों की जान जाती रही है आज तक, और बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ डेथ रहा है एक्चुअली मस्कीटो। अगर ओवरऑल आप देखें तो दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों की अगर आप लिस्ट देखें जो सबसे ज़्यादा इंसानों को मारते हैं, उसमें शेर और ये खतरनाक जानवर ये नहीं है, उसमें मस्कीटो आता है सबसे ऊपर। सो डेंगू एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन गया इंडिया में, जहाँ पे 2,89,000 मतलब 2,90,000 केसेस ऑलमोस्ट रिपोर्ट किए गए लास्ट ईयर, जो डेटा है फ्रॉम नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल। तो 19,500 केसेस से डेंगू के, जिसमें 19 डेथ हुई है टिल अप्रैल 2024। तो क्लोज टू 3 लाख लोगों को डेंगू हो जाता है हर साल। तो काफ़ी मेडिकल कॉस्ट भी है। हॉस्पिटल्स अगर आप देखेंगे ओवरऑल, जब वेव चलती है डेंगू की तो सारे हॉस्पिटल्स फुल हो जाते हैं सिर्फ डेंगू के पेशेंट से। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, हॉस्पिटल की कैपेसिटीज़ भी फुल हो जाती है और बाकी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है इससे। तो अगर इस तरीके का डेंगू आता है, डेंगू का वैक्सीन आता है, तो यस, हम लोग हॉस्पिटल्स में एक तो जो कैपेसिटी है उसको सेव कर पाएंगे बाकी लोगों के लिए, एंड
लोगों का कॉस्ट बहुत कम होगा, लोगों की जाने नहीं जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग लूज कर रहे हैं, प्रेशियस लोग, डेंगू को, वो हम अवॉइड कर पाएंगे। तो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स अभी छोटे ग्रुप पे किया गया है, ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिटरमिन द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। और फेज 2 और फेज 3 कंडक्ट किए जाएंगे उसकी एफिकेसी को चेक करने के लिए ओवरऑल। तो जापानीज फार्मास्यूटिकल कंपनी ताकेदा ने इनिशिएट किए हैं लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स कंट्री में। ताकेदा इंडिया स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि उन्हें एनओसी मिल चुका है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, ठीक है। तो अब ये क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज में आ चुका है। तो इनका कहना है कि ये वर्क कर रहे हैं करेंटली लॉन्च ऑफ वैक्सीन इन इंडिया, और अप्रूवल ले रहे हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज से। तो जैसे ही उन्हें क्लियरेंस मिलता है ये लॉन्च करेंगे वैक्सीन को, और नेशनल अथॉरिटीज के साथ मिलकर। यस, हमें लगता है इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। जैसे पोलियो वैक्सीन के लिए आपके पैसे नहीं लगते थे, राइट, ऑफकोर्स वो टैक्स पेयर्स के पैसे से जाता है, बट जितने भी लोग हैं उनके लिए वो फ्री रहा है। तो वैसे ही हो सकता है डेंगू का वैक्सीन भी इंडिया में फ्री कर दिया जाए, या बहुत ही लो कॉस्ट कर दिया जाए ओवरऑल लोगों के लिए, और इसमें सरकार अच्छी खासी सब्सिडी दे। तो यहाँ पे देखिए ताकेदा डुअल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। ये खुद कह रहा है यहाँ पे, जहाँ प्राइवेट और पब्लिक मार्केट्स में दोनों जगह पे, जहाँ अगर आप प्राइवेट मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पे प्राइजेस ज्यादा होते हैं, जैसे यूरोप, एशियन मार्केट के कंपैरिजन में। और इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप भी किया है हैदराबाद के बायोलॉजिकल ई के साथ, बीई के साथ, जहाँ पे कैपेसिटी बढ़ा करके 50 मिलियन डोजेस कर देंगे पर ईयर, क्योंकि 100 मिलियन डोजेस बनाना चाहते हैं 10 साल के अंदर, 1 दशक के अंदर। सो यहाँ पे काफ़ी इनके ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक्स है, एंड काफ़ी आप कह सकते हैं ये बहुत ही नोबल वर्क भी है कि हम इस तरीके का वैक्सीन डेवलप करें और लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा पाए। रॉयल्टी इज नॉट टैक्स, एससी अलाउज स्टेट्स टू लिवाई मिनरल सेस। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रॉयल्टी है ना, ये कोई टैक्स नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये मिनरल सेस लगा सकते हैं। सो आइए जानते हैं कि क्या है ये मिनरल सेस, और क्या इससे किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। स्टेट्स के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पास, कि वो सेस लगा पाए माइनिंग और मिनरल यूज एक्टिविटीज पर। 9 जज के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के थर्सडे को, इन्होंने ये भी अपहेल्ड किया कि जो रॉयल्टी पे की जाती है बाय माइनिंग ऑपरेटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, ये टैक्स नहीं है जो भी आप रॉयल्टी पे कर रहे हो गवर्नमेंट को। तो जो जजमेंट था वो था 8:1। इन्होंने ये भी स्टेट किया कि स्टेट्स की जो पावर है टू टैक्स, ये लिमिटेड नहीं है बाय पार्लियामेंट्स माइंस एंड मिनरल एक्ट ऑफ 1957। तो वर्डिक्ट की वजह से क्या होगा मैं बता देता हूं आपको। इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट, सबसे पहला इम्पैक्ट ये है कि ये हमारे रेवेन्यूज को बूस्ट करने में काफी मदद करेगा जहां पे भी मिनरल्स है। मैं एक बात बता दूं, शॉकिंग बात आपको, कि जितने भी स्टेट्स बहुत रिच है ना मिनरल के मामले में, जहां जमीन धरती के अंदर ही बहुत रिसोर्सेज है और पैसा दबा हुआ है, वो सबसे पुअर स्टेट्स है इंडिया में। जैसे झारखंड को आप देख लीजिए, ठीक है, उड़ीसा को आप देख लीजिए, ये बहुत ही रिच स्टेट्स हैं। यहाँ की धरती में ही सोना है, आप ये कह सकते हैं, इतने मिनरल्स हैं। अगर आपको लिथियम बैटरीज बनानी है, आपको कुछ भी करना है, इंडस्ट्रीज चलाना है, कोयला है, मेटल्स है, सब कुछ है, बट ये सबसे पुअर स्टेट्स में से एक है। तो यहाँ पे क्या है कि इनके स्टेट्स ने को अब राइट मिलता है कि ये रेवेन्यू और निकाल पाए, कहाँ से, अपने मिनरल और माइन से। तो मोस्टली इन ईस्टर्न इंडिया। तो इंडस्ट्री ऑन दी अदर हैंड और क्लैरिटी चाहती है इस पे, ठीक है, कि इफेक्टिव डेट क्या रहेगा सेस कैलकुलेशन का, और क्या कोई डबल टैक्सेशन तो नहीं हो जाएगा। मतलब डबल टैक्सेशन का मतलब मैं बता दूं आम भाषा में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे एक ही चीज पे 2 बार टैक्स देना पड़ रहा है, या टैक्स के ऊपर भी टैक्स देना पड़ रहा हो, तो ये होता है डबल टैक्सेशन, ठीक है। तो ये जो जजमेंट आई है इसमें करीब डेकेड ओल्ड इशू था ये, ठीक है, जो डिलीवर किया गया था बाय बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, एंड इसमें और भी काफी सारे जस्टिस थे क्योंकि ये 9 जजेस की बेंच थी यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किया है क्लैरिटी ऑन ब्लर्ड लाइंस, जो कंफ्यूजिंग चीजें थी उस पर, कि डिवीजन ऑफ पावर क्या रहेगा स्टेट्स पे और सेंटर पे ओवर टैक्सिंग मिनरल्स। तो टैक्सेशन एक इंपॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का स्टेट्स के लिए, और वेलफेयर स्कीम्स और सर्विसेज जो भी लोगों को ऑफर करते हैं इनके लिए इसे चाहिए, इन स्टेट्स को क्या चाहिए, रेवेन्यू के सोर्सेज चाहिए, ऐसे ही लेजिटिमेट सोर्सेज। सो बहुत जरूरी है कि स्टेट्स अपने पावर का उपयोग करके ये एक्सरसाइज कर पाए अपने राइट को, और टैक्स कर पाए, सेस लगा पाए मिनरल और माइनिंग पर। तो इनके फिस्कल पावर्स हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी स्टेट्स के हैं इसको मैनेज कर सकते हैं। स्टेट्स के पास पूरी ऑटोनॉमी है इंडिया में कि वो टैक्सेस लगाए मिनरल्स पे और मिनरल बेयरिंग लैंड्स पे जहां से सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आती है, ठीक है।
तो ये रूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल रिच स्टेट्स के लिए जो ऐसे रिसोर्सेज पे रिलाई करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।